वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा आप लोगों को वाइट कट क्लियर है वॉइस प्रॉपरली? कुछ और लोग भी कमेंट करें। सभी को क्लियर है? ओके ओके, चलिए, थैंक यू पल्लवी, अर्पिता। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एपिजेनेटिक चेंज। एपिजेनेटिक चेंज, इसको जरा समझ लेते हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है। एपिजेनेटिक चेंज, देखो आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी जो जेनेटिक चेंज है उसके दो एक कारण समझिए जरा। जेनेटिक में जेनेटिक्स क्या है, ये देखा जाए तो जीन्स हैं, और जीन्स को हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन, तो म्यूटेशन कैन चेंज द genetics of the organisms. Mutation can change the sequence of the nucleotide of the genes. Mutation can change the function of the genes. Mutation can change the structure of the genes. ये तो पता है म्यूटेशन ना। म्यूटेशन म्यूटेशन, अब कमेंट बताइए जरा। म्यूटेशन तो जानते हो ना, एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल्स, एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल्स, एनी चेंज इन जीनोम्स एंड चेंज इन जीनोम्स, म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। देखो म्यूटेशन एक प्राइमरी, एक मेन कारण तो है जिससे क्या हो सकता है, जीन का जो एक्सप्रेशन है प्रभावित हो सकता है। मैं आपसे बोलूं, क्या म्यूटेशन जीन के एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकता है? कैन अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स ड्यू टू द म्यूटेशन? बिल्कुल। अल्टर एक्सप्रेशन, हाँ बिल्कुल, अल्टर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। कब आप पढ़े होंगे कि जीन में जो एक्सप्रेशन पावर है वो लेस हो सकता है, या फिर एक्सप्रेशन पावर और बहुत ही हाई हो सकता है, या फिर कोई भी इफेक्ट हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ड्यू टू द म्यूटेशंस, ड्यू टू द म्यूटेशन। अब देखो एपिजेनेटिक चेंज क्या है। एपिजेनेटिक वो चेंज हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। एपिजेनेटिक वो चेंज हैं जहां पे जीन एक्सप्रेशन तो चेंज होगा, चेंज द जीन एक्सप्रेशन, चेंज द जीन एक्सप्रेशन रेट, चेंज द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल वाया द मैकेनिज्म, वाया द सम मैकेनिज्म्स रेदर देन डीएनए सीक्वेंस। मतलब डीएनए सीक्वेंस के अलावा, डीएनए सीक्वेंस में अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हो बेटा? उसको बोलते हो म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन के अलावा, मतलब इंस्टेड ऑफ द म्यूटेशंस, म्यूटेशन के बावजूद या म्यूटेशन के अलावा कोई दूसरा चेंज, कोई ऐसा कोई अदर चेंज जो जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलोगे? एपिजेनेटिक चेंज। एपिजेनेटिक चेंज को अगर हम बोलें, एपी मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल चेंज, और जेनेटिक मतलब होता है जीनोम्स। तो अगर कोई ऐसा चेंज जो जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकता है, कैन चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स विदाउट चेंज इन देयर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, विदाउट चेंज इन देयर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। यहां तक समझ में आया? इसकी डिफिनीशन समझ में आया? चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन वाया मैकेनिज्म अदर देन चेंज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, या अदर देन म्यूटेशन। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, एपिजेनेटिक चेंज से क्या कोई एडवांटेज या कोई इंपॉर्टेंस रोल डिटरमाइन होता है? क्या एपिजेनेटिक चेंज इज essential या it is a very big role in
मेटाबॉलिक पाथवे इन द जीन एक्सप्रेशन? यस यस बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, मान लीजिए कोई जीन है और जीन के पास कोई इंफॉर्मेशन है किसी जीन को एक्सप्रेशन करने के लिए, लेकिन जीन का एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं मुझे एक नीड होती है कि इस जीन का एक्सप्रेशन इस टाइम पे चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, टाइम 1 पे चाहिए, टाइम 2 पे नहीं चाहिए, इस पे एक्सप्रेशन चाहिए, टाइम 3 पे हमको नहीं चाहिए। बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो कंडीशन के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, जीन एक्सप्रेस ऑन द देयर conditions some gene express when their conditions are present। इतनी बात तो आप समझ रहे हो ना? ये तो हो नहीं सकता कि हमेशा हर कोई जीन हमेशा एक्सप्रेस ही कर रहा होगा, क्यों अर्पिता? ऐसा तो नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, बाकी समय पे या बाकी कंडीशन में इन जीन को साइलेंट करने की जरूरत है, इन जीन को एक्सप्रेशन रोकने की जरूरत है। जैसे आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट के समय कुछ जीन आपको क्या होते हैं, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो जीन एक्सप्रेस करते हैं, फिर आगे आने वाले समय में पूरी लाइफ जीन वो साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमको बार बार थोड़ी ना एम्ब्रियो के ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ये टाइम होता है ना। या फिर मान ली चलते अगर हम बैक्टीरिया के स्टूडेंट बात करें, कोई स्ट्रेस है, कोई आप स्ट्रेस देते हो तो स्ट्रेस से बचने के लिए कोई मॉड्यूलेटरी जीन्स है ना, कोई मॉड्यूलेटरी जीन एक्टिव हो जाते हैं जब स्ट्रेस आया, जब तक स्ट्रेस नहीं आया तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। आपके दिमाग में आ गया ना कि जीन हमेशा एक्सप्रेस करना जरूरी है, या कोई कंडीशन पे कर, बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग देयर कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं ना, बताइए। तो मान के चलिए अगर हम आपसे मोटा मोटा ये बोले कि रेगुलेटरी जो रेगुलेशन होता है जीन का, रेगुलेशन और वो रेगुलेशन होता है वाया एपिजेनेटिक चेंज। कैसा होता है? एपिजेनेटिक चेंज। अब यहां तक समझ में सबको आया? रेगुलेशन मतलब होता है कि हम लोग टाइम डिपेंडेंट या कंडीशन डिपेंडेंट अगर रेगुलेट करना चाहते हैं, जीन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो एपिजेनेटिक चेंज देखे गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हो एपिजेनेटिक चेंज। अब ये बताइए जरा, क्या जीन में म्यूटेशन करा करके उस जीन को सप्रेस करोगे? देखो म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज है, अगर एक बार म्यूटेशन हो गया तो जीन फिर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। जीन नेवर एक्सप्रेस अगर म्यूटेशन कॉज द सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, म्यूटेशन कॉज द नॉन फंक्शनल ऑफ द प्रोटीन। तो हम चाहते हैं कि जीन जैसा है वैसा बना भी रहे, हम जीन को साइलेंट करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हो एपिजेनेटिक चेंज। ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो एपिजेनेटिक चेंज जो हो जाते हैं, जो एपिजेनेटिक चेंज हो जाते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट चेंज है बेटा, कैसा होते हैं? रिवर्सिबल चेंज है। मतलब अगर कहीं पे एपिजेनेटिक चेंज हो गया तो वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो चेंज हो गया तो वो हमेशा बना रहेगा। और ये जो चेंज है अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ पैटर्न ऑफ द जीन, जीन के एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकता है। एपिजेनेटिक चेंज कैन पास सेल टू सेल, मतलब सेल टू सेल भी ये आपको पास हो सकता है, मतलब इनहेरिटेड हो सकता है या प्रोजेनी में जा सकता है वाया माइटोसिस। ध्यान रखिएगा, देखो माइटोसिस से कोई भी एपिजेनेटिक चेंज है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि सेल है और सेल से 2 डॉटर सेल बन रही हैं, अब यहाँ पे एपिजेनेटिक चेंज है कहीं ना कहीं किसी किसी पोजीशन पे, जैसे ये कोई जीन है जहाँ पे एपिजेनेटिक चेंज हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, तो ये चेंज जो है अगले जनरेशन में डॉटर सेल में पहुंच जाएगा वाया माइटोसिस। लेकिन एपिजेनेटिक चेंज जो है माइटोसिस के बजाय अगर हम मियोसिस की बात करें, क्योंकि गैमीट कहाँ पे आ जाते हैं? मियोसिस में। अगर हम मियोसिस की बात करें तो जो एपिजेनेटिक चेंज है मॉडिफाई भी हो सकता है या फिर रिमूव भी हो सकता है अकॉर्डिंग वाया थ्रू गैमीट्स, वाया मियोसिस। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको आता है कि कौन कौन से मैकेनिज्म है एपिजेनेटिक को चेंज करने वाले। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द can cause the epigenetic change?
तो एक तो है डीएनए मेथाइलेशन, सब लोगों ने जानते होंगे। डीएनए मेथाइलेशन से क्या होता है, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो प्रभावित होता है। दूसरा क्या है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी आपको क्या है, उसके जो एपिजेनेटिक चेंज हो सकता है। और तीसरा है एसआईआरएनए एमआईआरएनए का इंटरफेरेंस। दीज आर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म which cause epigenetic change in a genome, in a genome। तो ये पूरी स्लाइड आपको सबको समझ में आ गई, ये आपको पूरा समझ में आ गया। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। एपिजेनेटिक चेंज में आप बहुत आसानी से लिख लोगे। एपिजेनेटिक चेंज क्या है, एपिजेनेटिक चेंज से एक रिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं है। सेल टू सेल वाया माइटोसिस ये पास हो सकता है। मियोसिस के द्वारा एपिजेनेटिक चेंज आपको क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है। कोई भी एपिजेनेटिक चेंज रिमूव हो सकता है। देयर आर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म टू कॉज एपिजेनेटिक चेंज, डीएनए मेथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, एसआईआरएनए एंड एमआईआरएनए। यहां तक समझ में आया सभी को? चलिए, थैंक यू शिवाली, अर्पिता। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं, वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है। ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आपको एपिजेनेटिक चेंज में लिख दीजिएगा। पहला एग्जांपल है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन फीमेल। सबको पता होना चाहिए कि ह्यूमन में अगर हम फीमेल को कंसीडर करें तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना। क्या दोनों एक्स क्रोमोसोम फंक्शनली एक्टिव होते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा बताओ, क्या बोथ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम आर फंक्शनली एक्टिव इन द फीमेल? एसआईआरएनए एमआईआरएनए तो स्मॉल, ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और एमआईआरएनए माइक्रो आरएनए बोलते हैं उसको। ये इंटरफेरिंग आरएनए है, मतलब एक रेगुलेटरी में आप पढ़ोगे, ठीक है। डाइसर साहब को जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आ जाएंगे। ये जीन के एक्सप्रेशन को, मतलब मैसेंजर आरएनए को रेगुलेट करते हैं। मैसेंजर आरएनए जो बनेगा ना, उससे एसआईआरएनए बाइंड हो जाएंगे, एमआईआरएनए बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और भी 2-3 में होते हैं। हाँ, दोनों, क्या दोनों एक्स क्रोमोसोम में एक्टिव होते हैं फीमेल में? अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल ह्यूमन में, अगर ह्यूमन में फीमेल को अगर कंसीडर करूं, क्या बोथ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम आर एक्टिव? नहीं। एक एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, ओनली 1। अब बताओ, ये जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया? इनएक्टिव मतलब क्या होगा? इस पे जो जीन है वो कैसे होंगे, जीन कैसे होंगे? हेटरोक्रोमेटाइज होंगे ना। इस पे जो जीन होंगे वो कैसे होंगे? हेटरोक्रोमेटाइज। हेटरोक्रोमेटाइज का मतलब क्या होता है? नॉन जीन एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, नो एक्सप्रेशन, हेटरोक्रोमेटाइज्ड। हेटरोक्रोमेटाइज्ड। अब बताइए, हेटरोक्रोमेटाइज जो है तो अल्टीमेटली ये कैसे किया गया है? वाया एपिजेनेटिक चेंज। एपिजेनेटिक चेंज, एपिजेनेटिक चेंज कैसे किया जाता है? मेथाइलेशन। मेथाइलेशन से ये 1 एस क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। हालांकि इसको हम बोलते हो बार बॉडी, आप सब लोग जानते हो बार बॉडी, या बोलते हो, इसको बोलते हो डोसेज कंपनजेशन। डोसेज कंपनजेशन एक प्रोसेस है, एक नेचुरल फिनोमिना है, जो 1 एक्स क्रोमोसोम बिकम इनएक्टिव इन ए फीमेल। दिस इज ए नोन एज, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एपिजेनेटिक चेंज। कल को अगर यही एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिव क्रोमोसोम अगर मेल में चला जाता है तो जरा बताइए, ये एक्स क्रोमोसोम दोबारा एक्टिव हो जाएगा ना? दोबारा एक्टिव हो जाएगा बच्चों। अगर यही एक्स क्रोमोसोम अगर मेल में इनेक्टेड हो जाए तो ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा, दोबारा एक्टिव हो जाएगा। इसलिए क्या था, एपिजेनेटिक चेंज कैसा होता है? ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है। ये सॉरी एक्टिव हो जाएगा। हाँ, क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। मॉर्निंग सर। सर ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे एक्स एक्स सेम है तो इनएक्टिव है, ये भी चलो ठीक हो गया, पर हेट्रो, हेट्रो तो मतलब होमो हो गया, सेम हो गया, हेट्रो है तो डिफरेंट हुआ ना? नहीं नहीं, वो हेटेरो नहीं। अरे एक्चुअली क्या होता है, हम देखो, जीन, जीन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। एक बोलते हो आपको जीन, क्या सॉरी जीन नहीं कह सकते हो, जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम पे जो डीएनए है, तो उसमें कुछ रीजन होते हैं। उन रीजन को हम 2 भागों में बताते हैं।
हो सकता है ये रीजन कैसा हो, यूक्रोमेटिन हो, यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, बस इतना है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल है क्रोमोसोम, एक इनएक्टिव हो गया तभी हेटेरो बोले, ऐसा नहीं। हेटेरोक्रोमेटिन होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, ये समझ में आया आपको। अब थोड़ा इसमें इसको रब करना पड़ेगा तभी हम, एक सेकेंड इरेजर। हेटेरोक्रोमेटिन, न्यूक्रोमेटिन, अगर आप वो पढ़ोगे ना, क्या कहते हैं क्रोमोसोम स्टेनिंग, तो हेटेरोक्रोमेटिन जो पार्ट होते हैं डार्क स्टेन लेते हैं, ठीक है, और यूक्रोमेटिन जो पार्ट होते हैं लाइट स्टेन लेते हैं। ये सब बहुत सारी चीजें आती हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में तो पता नहीं है नहीं, लेकिन मैं हेटेरोक्रोमेटिन टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव बोलते हो। हेटेरोक्रोमेटाइजेशन भी एक एपिजेनेटिक चेंज है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हॉर्नबी का एग्जाम्पल आप अगर देखिए तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा। हॉर्नबी में क्या है, इसमें भी एपिजेनेटिक चेंज मिलता है, इसमें भी एपिजेनेटिक चेंज मिलता है। देखो ध्यान से देखो क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, मेल जो होता है हॉर्नबी में वो हैप्लॉइड होता है, और जो फीमेल में होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, 2n। इस मेल के जो गैमीट बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, मतलब हैप्लॉइड है तो माइटोसिस हो सकती है, और जो फीमेल के जो गैमीट्स बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, मियोसिस से बनेंगे, ये मियोसिस से बनेगा। हालांकि यहाँ पे मैं मियोसिस कह देता हूँ और यहाँ पे माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों फ्यूज होकर के बनाएंगे जायगोट, जायगोट बनाएंगे ना, जायगोट बनाएंगे। जायगोट से क्या बन जाएगा, लार्वा बन जाएगा, लार्वा बन गया। अब लार्वा से इनके बाद यहां से, हालांकि जायगोट जो होंगे, जो लार्वा होंगे वो हमेशा कोई नहीं, हमेशा ये होते हैं फीमेल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फीमेल जो है वो डिप्लॉइड जो होती है फीमेल होती हैं, और जो मेल होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ये एग के अनफर्टिलाइज एग से, मतलब अनफर्टिलाइज एग से डेवलप हो जाते हैं, जिसको बोलते हो ड्रोन। तो ड्रोन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो जो भी जायगोट है मान लीजिए वो फीमेल ही बनेगी, ध्यान रखिएगा, जायगोट वाले हमेशा फीमेल ही बच्चे बनेगी। यहाँ पे हैप्लॉइड वाले जितने होंगे अनफर्टिलाइज वो मेल होंगे, ये सबको पता ही है। अब यहाँ से एक दूसरा यहाँ से एक कंडीशन और लग जाती है। इस लार्वा को अगर ऑर्डिनरी फूड मिलता है तो वो लार्वा वर्कर में बदल जाते हैं। अगर उस लार्वा को उसको रॉयल जेली फूड मिलता है तो वो क्वीन बन जाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये इसको बोलते हो बिहेवियर, कि वो बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर मीन सेंस ये हुआ इसका, बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि ये जो आएगा, वर्कर होते हैं स्टेराइल, कैसे होते हैं स्टेराइल, क्वीन होते हैं फर्टाइल, कैसे होते हैं फर्टाइल। तो ये बिहेवियर जो चेंज आया वो किसके कारण आया बेटा, ये न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल 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 फैक्टर आया ना। मतलब ये मान के चलिए अगर किसी को ऑर्डिनरी फूड मिला तो वो वर्कर ही बनेगी, किसी को रॉयल जेली मिला तो वो क्वीन ही बनेगी। अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे लार्वा, दो लार्वा ले लीजिए, क्या दोनों के जीन में अंतर होगा, कोई जीन तो सेम है। आप कुछ बोलोगे सर म्यूटेशन हुआ होगा जिसके कारण वर्कर, ऐसा नहीं है, जीन तो वही रहा ना। मतलब मान के चलिए कहीं ना कहीं जो जीन है उसका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अगर उसको फूड मिलता है ऑर्डिनरी फूड तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग तरीके से होगा, और अगर उसको रॉयल जेली मिलता है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग तरीके से होता होगा। जो जीन होंगे किसके लिए, जो क्वीन बनाने वाले जो जीन हैं वो प्रभावित होते होंगे ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द रॉयल जेली एंड ऑर्डिनरी फूड। इज क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको बच्चों, यहां तक समझ में आया, कैसे आया ये समझ में आया सभी को। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है देख करके। बताओ कि मतलब वो रॉयल जेली होगा ऑर्डिनरी फूड होगा, उस पर डिसाइड होगा कि वर्कर बनोगे क्वीन बनोगे। इसकी जरा मैकेनिज्म देख लीजिए। जैसे मान के चलते हैं, मान के चलते हैं ये कोई जीन है, ये कोई जीन्स हैं, ये जीन क्या है जिससे क्वीन बनता है, थोड़ा समझिए जरा। ये कोई जीन है, हमने नाम नहीं बताया, सम जीन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्वीन, मतलब इन जीन का एक्सप्रेशन जरूरी है क्वीन बनने के लिए।
लेकिन आपको पता होना चाहिए इस जीन को साइलेंट कर देते हैं कौन से जीन, DNMT3 जीन, इसको बोलते हो डीएनए मेथाइलेशन जीन, डीएनए मेथाइलेशन जीन। डीएनए मेथाइलेशन जो जीन होते हैं ये इसको साइलेंट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, डीएनए मेथाइलेशन जीन इसको साइलेंट कर, कौन से जीन को, ये जीन को साइलेंट कर देते हैं, जिससे साइलेंट हो जाएंगे तो कोई नहीं बनेगा। अब डीएनए मेथाइलेशन जीन को साइलेंट कौन करता है बेटा, वो करता है रॉयल जेली। इसके मतलब अगर रॉयल जेली हुआ तो DNMT3 जीन साइलेंट हो जाएगा, इसको माइनस ले लेते हैं। जब ये साइलेंट हो जाएगा तो ये मैनी जीन जो है ये एक्सप्रेस करेंगे ना, जब मैनी जीन एक्सप्रेस करेंगे तो कैरेक्टर कैसा आएगा, क्वीन कैरेक्टर आएगा। इसको जरा आप पूछ लीजिए, अगर रॉयल जेली नहीं है, ऑर्डिनरी फूड है, अगर ऑर्डिनरी फूड है तो DNMT3 क्या होगा, ये रॉयल जेली नहीं है तो DNM3 क्या होगा, DNM3 क्या होगा, वो आपको एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा। जब ये एक्टिव होगा तो मैनी जीन क्या होंगे, साइलेंट हो जाएंगे। जब मैनी जीन साइलेंट हो जाएंगे तो क्वीन ना बन के क्या बन जाएंगे, वर्कर बन जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया ये कंसेप्ट। इसके मतलब आप समझिए रॉयल जेली ही एक कंट्रोलिंग रोल प्ले कर रहा है, एक मास्टर रोल प्ले कर रहा है क्वीन के लिए ना। अगर रॉयल जेली होगा तो DNM3 जीन जो जिसको साइलेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो उन जीन को साइलेंट कर देगा जिसके लिए क्वीन कैरेक्टर्स आते हैं। अब बताइए, अब ये बताइए, ये एपिजेनेटिक चेंज है कि म्यूटेशन है, मुझे जवाब दीजिए सभी लोग, ये एपिजेनेटिक चेंज है म्यूटेशन है? मतलब कंडीशन पे है ना कि रॉयल जेली एक कंडीशन मिला तो वो साइलेंट हो जाएगा, DNM3 से साइलेंट हो गया, ये क्या है, एपिजेनेटिक चेंज है। अब मुझे लग रहा है आप लोग एपिजेनेटिक समझ गए ना, कि ऐसा कोई फैक्टर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो जीन के एक्सप्रेशन को कम या ज्यादा, यहाँ पे देखिए साइलेंट कर दिया तब भी एपिजेनेटिक है, किसी को ज्यादा भी कर सकता तब भी एपिजेनेटिक चेंज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एपिजेनेटिक सबको समझ में आ गया। चलो अब आते हैं, दूसरा है आपका प्लियोट्रोपिज्म। क्या होता है प्लियोट्रोपिज्म? देखो एक बार मेंडल को याद करते हैं। मेंडल ने क्या किया था, वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर कंसिडरेशन था ना, बोलो बताओ बच्चों। मेंडल ने वन जीन वन कैरेक्टर कंसिडर किया था। हाँ यस, मेंडल ने वन जीन वन कैरेक्टर कंसिडर किया था। चलो लेकिन यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे क्या ऐसा है, यहां पे एक जीन है, दैट इज ए वन जीन, सिंगल जीन, जो मल्टीपल ट्रेट को कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल द मल्टीपल ट्रेट, कंट्रोल द मल्टीपल ट्रेट, ट्रेट 1, ट्रेट बी, ट्रेट सी। तो वन जीन कंट्रोल द मल्टीपल ट्रेट, दैट जीन कैटेगराइज एज ए प्लियोट्रोपिक जीन। समझ में आया, समझ में आया। अब इसको अगर समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल ले लो, इसका एग्जांपल लो बच्चों, बहुत प्यारा एग्जांपल है। आप लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया जानते हो क्या, इसके बारे में जानते हो? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, सब लोग जानते होंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, सब लोगों ने पढ़ा होगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया सब लोग जानते हो। चलो ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मैं लिख देता हूं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब देखिए, अब ये भी वन जीन, इसमें भी वन जीन आता है, ऐसा नहीं है वो कोई जीन। अब वो जीन कौन सा, ये आपको आप वन जीन है, वो कौन सा जीन है, मतलब कौन सा एंजाइम है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, शायद किसी को याद हो तो यहाँ पे कमेंट कर सकता, मैं आगे बता दूंगा, या आप होमवर्क में देख लीजिएगा, ठीक है। एक ही जीन होता है, लेकिन उस जीन को हम प्लियोट्रोपिज्म जीन क्यों बोलते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जीन
प्लियोट्रॉपिज्म जीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस जीन के म्यूटेशन के कारण, इस जीन में म्यूटेशन के कारण, तो आप देखिए आपको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, प्रॉब्लम है, रिड्यूस द हेयर ये प्रॉब्लम आएगी, स्किन पिगमेंटेशन ये प्रॉब्लम आएगी। ये बताइए अगर हम मेंडल के हिसाब से सोचें तो वो किसी एक कैरेक्टर को लिंक करते ना। यहाँ पे क्या है देखो, मेंटल रिटार्डेशन एक अलग कैरेक्टर है, हेयर नंबर या हेयर की प्रॉपर्टी एक अलग कैरेक्टर है, स्किन का प्रॉपर पिगमेंट होना एक अलग कैरेक्टर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रोवाइड करता है। वेरी थैंक यू कृतिका। अब फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज, यही हाँ ये एंजाइम है, इसके ना बनने से, ये नॉन फंक्शनल होने से फिनाइल कीटोन्यूरिया जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और जिसके कारण तीन एबनॉर्मलिटीज देखी गई हैं। तो जरा ये बताइए बच्चों, हम इसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोल सकते हो? ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन बोल सकते हो? बताओ। कोई जीन के म्यूटेशन होने से मल्टीपल इफेक्ट आते हैं तो इसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोल सकते हो बच्चों? बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा एक जवाब मुझे और दीजिए आप लोग, बिल्कुल प्लियोट्रॉपिज्म बोल सकते हो। बहुत थैंक यू अच्छिता। एक चीज और जवाब दीजिए, ये जो पीकेयू वाला जो जीन है, जो इसका जीन नॉन फंक्शनल हुआ था, ये कौन सा जीन है? रेगुलेटरी जीन है ना? कौन सा जीन है? रेगुलेटरी जीन है। दीज आर रेगुलेटरी जीन्स या या हम कह सकते हो मेटाबॉलिक पाथवे जीन, इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे जीन कह सकते हो। मेटाबॉलिक पाथवे जीन्स होते हैं ये, मेटाबॉलिक पाथवे यू नो अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे, दीज आर मेटाबॉलिक पाथवे जीन्स। क्योंकि फिनाइलएलनिन बनने के लिए, फिनाइलएलनिन का बनना, फिनाइलएलनिन का डिग्रेड होना, ये सब क्या है? ये सब मेटाबॉलिक पाथवे में आते हैं बच्चों। यस ना? तो मैं एक बात आपसे बोलूंगा, जो मोस्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं बेटा, जो मोस्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। कभी नहीं भूलोगे, मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे मान लो हिस्टिडीन को सिंथेसाइज करने के लिए क्या एक जीन होगा? बहुत सारे जीन पार्टिसिपेट करेंगे ना। किसी एक जीन में म्यूटेशन से हो सकता है हिस्टिडीन की सिंथेसिस ना हो पाए। अब हिस्टिडीन की ना बनना, इस हिस्टिडीन का ना होना, क्या केवल एक कैरेक्टर प्रभावित होगा? हिस्टिडीन से ना होने से बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रभावित होंगे बच्चों। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो मेटाबॉलिक पाथवे वाले जो कंसर्निंग जीन होते हैं वो प्लियोट्रॉपिक जीन में ही आते हैं, क्योंकि उससे जो पर्टिकुलर कोई भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हिस्टिडीन जो एंजाइम में आता होगा, हिस्टिडीन जहां जहां पे चाहिए उससे क्या होगा? वो फंक्शन नहीं आएंगे ना। तो हमारे साथ बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स मिलेंगे ना हिस्टिडीन के कारण, मिलेंगे बच्चों। तो मोस्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे। ये बात भी समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जरा, अब आपका कंप्लीट हो गया। वन जीन मल्टीपल इफेक्ट्स, प्लियोट्रॉपिज्म, सिंगल जीन अफेक्ट द नंबर ऑफ phenotypes trait in the same organisms, mutation in pleiotropism gene may affect same or all traits. Most of the pleiotropic gene regulate the metabolic pathway. Genes showing the pleiotropic produce the single polypeptide. पॉलीपेप्टाइड एक ही है, लेकिन जस्ट लाइक ए अदर नॉन प्लियोट्रॉपिक जीन्स, कुछ नॉन प्लियोट्रॉपिक जीन्स होते हैं हमारे, उनके कंपेयर में यहाँ पे भी सिंगल। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जीन से अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बन रहे होंगे, नहीं, पॉलीपेप्टाइड एक ही है, फिर भी वो प्लियोट्रॉपिज्म है। कुछ जीन के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बन के प्लियोट्रॉपिज्म आ सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कार्ड डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस में म्यूटेंट वैरायटी आती है ना, यहाँ पे सेम सिंगल पॉलीपेप्टाइड के कार्ड भी प्लियोट्रॉपिज्म है। ये बहुत बढ़िया आपको जो एग्जाम्पल बता दिया। इसी के साथ ही आपका कंप्लीट हुआ प्लियोट्रॉपिज्म के कारण। ये आप इसको चाहे बना सकते हो, ये एक फिगर और है, एक और बहुत बढ़िया है। देखिए बहुत दूसरा एग्जाम्पल है बीटा ग्लोबिन।
जीन म्यूटेशन हुआ, इसको बोलते हो सिकल सेल एनीमिया, सब जानते हो। अब सिकल सेल एनीमिया एक सिंगल जीन है। अब ये इसको भी प्लियोट्रॉपिक बोलते हो, क्यों? जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होते हैं वो ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो जहां पे लीवर फेल भी देखा गया है, और हार्ट अटैक के भी सेंसिटिव होते हैं। देयर आर 3 कैरेक्टर्स बिकम एबनॉर्मल when person is a sickle cell anemia while there only one gene is affected, gene only one affected, but their control multiple characters known as pleiotropism। अब मुझे इतना बता दो, क्या प्लियोट्रॉपिज्म समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आया तो बताओ, क्योंकि आज इतना ही टाइम ओवर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? आप बोल सकते हो, आप माइक ऑन कर सकते हो। आप लोगों में इतना क्राउड नहीं है। देखो बीएससी में बच्चे ज्यादा हैं तो वो क्या है, जैसे 100 के हिसाब से हैं तो 90 या 70 जब बच्चे होते हैं तो एक साथ 2-2 लोग माइक ऑन कर लेते हैं, तो फिर वो समझ नहीं आता कौन क्या कह रहा है। आप लोगों में इतना क्राउड थोड़ी ना है, सब लोग सुन ही रहे हो ध्यान से। आप माइक ऑन करके बता सकते हो अपनी बात को। समझ में आया सभी को? कोई डाउट? नो सर। सब पूरा क्लियर हुआ? क्योंकि अगर कोई डाउट होगा तो आज तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा। हम नेक्स्ट टाइम पे ले लेंगे, या हम फिर अगर आपका डाउट नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम पे हम बताएंगे आपको जीन इंटरेक्शन जो आपके सिलेबस में है। अब जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ये आपके सिलेबस में मेन है बाकायदा, मतलब अब हम कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वहां तक बताना जरूरी था, ये सब मेंशन है। चलिए, तो थैंक यू सो मच आने के लिए। आप लोग बहुत काफी लोग आ जाते हो। आप कितनी स्ट्रेंथ है आप लोगों में? कितने लोग हैं आप लोगों में? 18 है, कितने हैं टोटल? सर वही 20 है स्ट्रेंथ, वो आ जाते हैं 30? मैक्सिमम सारे। 20 25 तक ही है, तो 25 तक है, लेकिन कॉलेज में 18 ही आते थे। हाँ, अटेंडेंस तो मान चलिए हम 100% मान चले, फिर काफी लोग आ जाते हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना लगाव है। और क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सबसे बड़ी होता है कि लोग लाइव आते नहीं है, वही एक सबसे बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर कह लो, जो भी कह लो, लेकिन आप लोगों का पढ़ाते बहुत सही इसलिए आ जाते लाइव। अच्छा अच्छा, चलिए, लेकिन आप लोग पढ़ते भी तो अच्छे से हो। दोनों चीजें हैं, एक चीज थोड़ी ना होती है। आप लोग पढ़ते भी तो अच्छे से हो तो मजा आता है ना, दोनों चीजें म्यूचुअलिस्टिक इफेक्ट लगता है।